90 का दशक, उत्तर प्रदेश और बिहार का वो दौर जहां सूरज ढलते ही लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लिया करते थे। ये वो वक्त था जब कानून की किताबें लखनऊ की विधानसभा में नहीं बल्कि जेल की काल कोठरियों में बैठे बाहुबलियों के इशारों पर लिखी जाती थी। सड़कों पर धूल कम और बारूद की गंध ज्यादा उड़ती थी। उस दौर में एक ऐसा नाम उभरा जिसने महज 25 साल की उम्र में पूरे भारत के सुरक्षा तंत्र की नींव हिला दी। एक ऐसा नौजवान जिसकी आंखों में न तो कानून का डर था और न ही मौत का खौफ। ये कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं है, ये कहानी है सत्ता, पैसे और खून के उस कॉकटेल की जिसने भारत में गैंगस्टर कल्चर को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा लड़का जिसने उस वक्त के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री की मौत का सौदा कर लिया 6 करोड़ रुपए में। ये कहानी है श्री प्रकाश शुक्ला की, जिसके लिए भारत के इतिहास में पहली बार एक ऐसी फोर्स बनाई गई जो आज भी अपराधियों के लिए काल मानी जाती है, यूपीएसटीएफ। आप देख रहे हैं द प्राइम डॉग और आज हम गहराई में उतरेंगे उत्तर प्रदेश के सबसे शातिर डॉन श्री प्रकाश शुक्ला की जिंदगी के उन पन्नों में जिन्हें अक्सर बंद रखा जाता है। कहानी की शुरुआत किसी अपराधी की तरह नहीं बल्कि एक होनहार नौजवान की तरह होती है। साल 1973 गोरखपुर का एक छोटा सा गांव मामखोर। श्री प्रकाश शुक्ला एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में जन्मा था। उसके पिता रेलवे में एक ईमानदार और सख्त मिजाज मुलाजिम थे। घर में पढ़ाई लिखाई को बहुत अहमियत दी जाती थी और श्री प्रकाश खुद भी पढ़ाई में काफी मेधावी था, लेकिन उसका असली लगाव किताबों से ज्यादा अखाड़े की मिट्टी से था। गांव के बुजुर्ग आज भी याद करते हैं कि श्री प्रकाश जब लंगोट बांधकर अखाड़े में उतरता था तो उसकी फुर्ती और ताकत देख अच्छे अच्छे पहलवानों के पसीने छूट जाते थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी निडर चमक थी। 1993 तक वो सिर्फ एक पहलवान था जिसकी दुनिया दंगल और दांव पेंच तक सीमित थी, लेकिन फिर वो हुआ जिसने एक शांत गांव के लड़के को भारत का सबसे बड़ा सिरदर्द बना दिया। गोरखपुर के उस इलाके में उस वक्त एक दबंग का नाम चलता था, राकेश तिवारी। राकेश का रसूख इतना था कि पुलिस भी उसके सामने झुकती थी। एक दोपहर राकेश तिवारी ने श्री प्रकाश की बहन के साथ बीच बाजार छेड़खानी कर दी। श्री प्रकाश के पिता, जो एक पुराने ख्यालात के शरीफ इंसान थे, उन्होंने थाने जाकर शिकायत करने की बात कही, लेकिन श्री प्रकाश के अंदर का पहलवान मर चुका था और एक कातिल जन्म ले चुका था। उसे पता था कि कानून की दहलीज पर इंसाफ की जगह तारीखें मिलेंगी। उसने कहीं से एक पुराना कट्टा अरेंज किया और भरी दोपहर में राकेश तिवारी के सामने खड़ा हो गया। इससे पहले कि राकेश कुछ समझ पाता, श्री प्रकाश ने एक के बाद एक कई गोलियां उसके सीने में उतार दी। ये उसका पहला मर्डर था। उस दिन मामखोर गांव ने एक पहलवान खोया और उत्तर प्रदेश ने एक ऐसा शिकारी पाया जिसकी भूख कभी खत्म नहीं होने वाली थी। पुलिस के डर से वो रातों रात बैंकॉक भाग गया, लेकिन जब वो वापस लौटा तो वो सिर्फ एक भगोड़ा नहीं था, वो जुर्म की दुनिया का ग्रेजुएट बन चुका था। बैंकॉक में बिताए उन महीनों ने श्री प्रकाश को बदल दिया था। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ एक मर्डर करने से काम नहीं चलेगा। अगर इस दलदल में टिकना है तो सिस्टम का हिस्सा बनना होगा। वापस लौटते ही उसने देखा कि पूर्वांचल में 2 बड़े गुटों की जंग चल रही थी। एक तरफ थे पंडित हरिशंकर तिवारी और दूसरी तरफ वीरेंद्र प्रताप शाही। श्री प्रकाश को पता था कि शिकार अकेले नहीं किया जाता। उसने हरिशंकर तिवारी के गैंग में अपनी जगह बनाई। यहाँ उसकी मुलाकात हुई बिहार के उभरते हुए बाहुबली सूरजभान सिंह से। सूरजभान और श्री प्रकाश की मुलाकात ने भारतीय अपराध जगत में एक नए युग की शुरुआत की। सूरजभान को एक ऐसा हैंडलर चाहिए था जो निडर हो और श्री प्रकाश को चाहिए थी आधुनिक पावर। कहते हैं कि सूरजभान ने ही श्री प्रकाश को पहली बार AK-47 दिखाई थी। श्री प्रकाश ने जब उस ऑटोमेटिक राइफल को अपने हाथ में लिया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने सूरजभान से कहा था, साहब ये खिलौना मुझे दे दो, फिर देखो मैं इस इलाके का नक्शा कैसे बदलता हूँ। इसके बाद शुरू हुआ दहशत का वो नंगा नाच जिसे देखकर पुलिस भी अपनी डायरी बंद कर लेती थी। श्री प्रकाश ने सबसे पहले वीरेंद्र प्रताप शाही के राइट हैंड को सरेआम मारकर अपनी धमक दर्ज कराई। वो सिर्फ मारता नहीं था, वो मारने के तरीके से संदेश भेजता था। उसने रेलवे के ठेकों में अपना हाथ डाला। उस वक्त रेलवे के ठेकों का मतलब था सैकड़ों करोड़ों का वारा न्यारा। श्री प्रकाश का स्टाइल था किसी अधिकारी को फोन करना और बस इतना कहना, काम हमारा है, दस्तखत तुम्हारे होंगे। जिसने मना किया उसकी लाश अगले दिन किसी रेलवे ट्रैक पर मिलती थी। धीरे धीरे श्री प्रकाश का नाम उत्तर प्रदेश के हर पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड में ऊपर आने लगा, लेकिन वो पुलिस से हमेशा 2 कदम आगे रहता था। उसे पता था कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल कैसे करना है, जबकि उस समय पुलिस वॉकी टॉकी पर निर्भर थी। उसने अपने गुर्गों का एक ऐसा जाल बिछाया था
जो उसे हर छोटी से छोटी जानकारी दे देते थे। उसने केवल बाहुबल का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि दिमाग का भी इस्तेमाल किया। यही वजह थी कि उसे पहला हाईटेक गैंगस्टर कहा जाने लगा। श्री प्रकाश शुक्ला अब सिर्फ एक क्षेत्रीय गुंडा नहीं रहा था, उसकी पहुंच अब राज्यों की सीमाओं को लांघ चुकी थी। वो यूपी से वारदात करके बिहार भाग जाता और बिहार में कत्ल करके यूपी के किसी सुरक्षित ठिकाने पर छिप जाता। लेकिन उसका सबसे बड़ा धमाका अभी होना बाकी था। 13 जून 1998 का वो दिन बिहार के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज है। पटना का इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS, बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री बृज बिहारी प्रसाद वहां भारी सुरक्षा के बीच भर्ती थे। अस्पताल के बाहर और अंदर बिहार पुलिस और कमांडो का सख्त पहरा था, लेकिन श्री प्रकाश के लिए सुरक्षा महज एक चुनौती थी। वो और उसके 4 साथी डॉक्टरों का सफेद कोट पहनकर अस्पताल के अंदर दाखिल हुए। स्टेथोस्कोप गले में लटकाए वो सीधे मंत्री के वार्ड की तरफ बढ़े। सुरक्षा कर्मियों को शक भी नहीं हुआ कि इन सफेद कोटों के नीचे मौत छिपी है। जैसे ही वो मंत्री के करीब पहुंचे, श्री प्रकाश ने अपनी AK-47 निकाली और सीधा फायर खोल दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा अस्पताल कांप उठा। बृज बिहारी प्रसाद को संभलने का मौका तक नहीं मिला। उनके शरीर को 50 से ज्यादा गोलियों से छलनी कर दिया गया। ये मर्डर नहीं था, ये सीधे तौर पर सरकार की छाती पर श्री प्रकाश का पैर था। पटना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। अब श्री प्रकाश शुक्ला को रोकना किसी एक राज्य की पुलिस के बस की बात नहीं रही थी। वो अब एक नेशनल थ्रेट बन चुका था। बृज बिहारी प्रसाद के कत्ल ने भारतीय राजनीति के गलियारों में वो दहशत पैदा कर दी थी जिसकी मिसाल पहले कभी नहीं देखी गई। एक अस्पताल के भीतर कमांडो की सुरक्षा के बीच एक कैबिनेट मंत्री को भून देना कोई मामूली बात नहीं थी। श्री प्रकाश शुक्ला अब एक ऐसा नाम बन चुका था जिसे कानून का कोई डर नहीं था। उसकी इस बेखौफ कामयाबी ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने वो जुआ खेला जिसने उसकी मौत की पटकथा लिख दी। साल 1998 की एक शाम इंटेलिजेंस के आला अफसरों के पास एक ऐसी जानकारी आई जिसने सरकार की रातों की नींद हराम कर दी। खबर थी कि श्री प्रकाश शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या का कॉन्ट्रैक्ट यानी सुपारी ले ली है। उस समय यह सुपारी की रकम 6 करोड़ रुपए तय की गई थी। ये वो दौर था जब 6 करोड़ की कीमत आज के सैकड़ों करोड़ के बराबर थी। कल्याण सिंह उस समय हिंदुत्व की राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में से एक थे और उन पर हमले का सीधा मतलब था पूरे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की आग भड़क जाना। लखनऊ के एनेक्सी भवन में आपातकालीन बैठक बुलाई गई। पुलिस महकमे को साफ संदेश दिया गया कि श्री प्रकाश शुक्ला अब बर्दाश्त के बाहर है। या तो वो सलाखों के पीछे होगा या फिर उसे जमीन के नीचे होना चाहिए। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच 4 मई 1998 को उत्तर प्रदेश पुलिस के भीतर एक विशेष इकाई का जन्म हुआ जिसे आज हम STF स्पेशल टास्क फोर्स के नाम से जानते हैं। अजय राज शर्मा और राजेश पांडे जैसे जांबाज अफसरों को इस टीम की कमान सौंपी गई। इन अफसरों को एक ही टास्क मिला, टारगेट श्री प्रकाश शुक्ला। लेकिन श्री प्रकाश को पकड़ना इतना आसान नहीं था। वो उस दौर का सबसे स्मार्ट अपराधी था। जब यूपी पुलिस के पास वायरलेस सेट और खटारा गाड़ियां थीं, तब श्री प्रकाश के पास उस समय के सबसे महंगे और हाईटेक मोबाइल फोन थे। वो क्लोन सिम कार्ड का इस्तेमाल करता था ताकि उसे ट्रेस न किया जा सके। वो कभी दिल्ली के पॉश वसंत कुंज इलाके में एक बिजनेसमैन बनकर रहता, तो कभी गाजियाबाद के किसी आलीशान फ्लैट में अपनी पहचान बदलकर छिप जाता। STF ने उसके कई ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन हर बार वो पुलिस के पहुंचने से महज 10 मिनट पहले फरार हो जाता। पुलिस के भीतर भी उसके कई खबरी थे जो उसे हर मूवमेंट की जानकारी दे देते थे। यहीं से शुरू हुआ डिजिटल चूहे बिल्ली का खेल। STF ने तय किया कि वो अपनी रणनीति बदलेंगे। उन्होंने पहली बार भारत में मोबाइल फोन कंपनियों के साथ मिलकर डिजिटल सर्विलांस का सहारा लिया। पुलिस ने श्री प्रकाश के करीबियों के नंबरों को टैप करना शुरू किया। हफ्तों की मेहनत के बाद एक छोटा सा सुराग हाथ लगा। श्री प्रकाश शुक्ला की एक सबसे बड़ी कमजोरी थी, एक लड़की जिसे वो बेहद प्यार करता था। पुलिस ने पाया कि श्री प्रकाश दिल्ली की उस लड़की से बात करने के लिए घंटों फोन का इस्तेमाल करता था। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, भावनाओं के आगे अक्सर मात खा जाता है। STF ने उस लड़की के फोन को राडार पर ले लिया। सितंबर 1998 के आखिरी हफ्ते में एक फोन कॉल इंटरसेप्ट किया गया। श्री प्रकाश अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए दिल्ली से गाजियाबाद आने वाला था। 21 सितंबर की रात को ही STF की टीमें गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में तैनात कर दी गईं। पुलिस वाले आम लोगों के भेष में सड़कों पर तैनात थे। कोई सब्जी बेच रहा था तो कोई ऑटो रिक्शा चला रहा था। पुलिस ने इस मिशन को कोड नेम दिया था ऑपरेशन बाजुका। 22 सितंबर 1998 की सुबह करीब 11 बजे का वक्त था। राजेश पांडे और उनकी टीम को सूचना मिली
कि श्री प्रकाश अपनी नीली रंग की देवू सीएलओ कार में गाजियाबाद की तरफ बढ़ रहा है। पुलिस ने कोई नाका नहीं लगाया ताकि श्री प्रकाश को शक न हो। जैसे ही उसकी कार वसुंधरा के एक सुनसान रास्ते पर पहुंची, अचानक 2 टाटा सूमो गाड़ियों ने उसे पीछे और आगे से घेर लिया। श्री प्रकाश को लगा कि शायद कोई गैंगवार है, लेकिन जैसे ही लाउडस्पीकर पर आवाज गूंजी, श्री प्रकाश शुक्ला, सरेंडर कर दो, तुम चारों तरफ से पुलिस से घिर चुके हो, उसके होश उड़ गए। लेकिन श्री प्रकाश सरेंडर करने वालों में से नहीं था। उसने अपनी कार का दरवाजा खोला और अपनी पसंदीदा रिवॉल्वर निकालकर पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उसने पहली गोली सीधे एसटीएफ के अफसरों की तरफ चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी अपनी बंदूकों के मुंह खोल दिए। गाजियाबाद की वो शांत सड़क गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। करीब 15 मिनट तक दोनों तरफ से मौत नाचती रही। श्री प्रकाश अकेला था, लेकिन वो अंत तक लड़ता रहा। जब धुआं छटा तो देखा गया कि यूपी का सबसे बड़ा डॉन खून से लथपथ कार के पास पड़ा था। उसके शरीर में कई गोलियां लगी थीं। अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। एनकाउंटर के बाद जब उसकी कार और कपड़ों की तलाशी ली गई तो पुलिस के हाथ एक छोटी सी डायरी लगी। इस डायरी ने पूरे भारत के सत्ता गलियारों में भूकंप ला दिया। उस डायरी में उत्तर प्रदेश और बिहार के कई बड़े मंत्रियों, विधायकों और रसूखदार ठेकेदारों के नाम और फोन नंबर लिखे थे। ये वो सबूत था जो साबित करता था कि श्री प्रकाश शुक्ला सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि वो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस का हिस्सा था। कई लोगों का मानना है कि अगर श्री प्रकाश उस दिन जिंदा पकड़ा जाता तो कई बड़ी कुर्सियां गिर जाती। महज 25 साल की उम्र में श्री प्रकाश शुक्ला का अंत हो गया। उसके 5 साल के खूनी करियर ने उसे बेशुमार दौलत और खौफ तो दिया, लेकिन अंत में उसे क्या मिला? एक लावारिस मौत। उसकी लाश को लेने के लिए उसके परिवार वाले भी शुरुआत में हिचकिचा रहे थे। ये कहानी उस पहलवान की थी जिसने शॉर्टकट से एम्पायर खड़ा करना चाहा, लेकिन ये भूल गया कि अपराध की दुनिया में एंट्री तो आसान है, मगर एग्जिट हमेशा दर्दनाक होता है। श्री प्रकाश शुक्ला के अंत ने उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एनकाउंटर का एक नया अध्याय शुरू किया और एसटीएफ को एक ऐसी पहचान दी जिसने आने वाले सालों में कई और बाहुबलियों का घमंड चूर किया। दोस्तों, श्री प्रकाश शुक्ला की इस कहानी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि न्याय का ये तरीका सही था या उसे अदालत के कटघरे में होना चाहिए था? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको द प्राइम डॉग की ये विस्तृत डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।